नमस्कार साथियों, ई मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी पर आधारित हम कक्षा 6 से 12 तक की संपूर्ण प्रश्न श्रृंखला करा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी में आज का पार्ट है साथियों, पार्ट नंबर 5 है जल संसाधन संरक्षण व आजीविका के प्रमुख संसाधन। तो दोस्तों, ये चैप्टर का नेम है, जो कि कक्षा 6 का दोस्तों चैप्टर है, जल संसाधन संरक्षण व आजीविका के प्रमुख संसाधन। तो साथियों, आपकी कक्षा 6 से 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी कराई जाएगी, जिसमें आपकी संपूर्ण राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगी, जो कि दोस्तों आपकी रीट की एग्ज़ाम, सीईटी की एग्ज़ाम, पुलिस की एग्ज़ाम या राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हुई दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है, उन सभी के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों, आप उन पार्टों को देखें, तभी दोस्तों इन पार्टों को देखें। इसके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर अलग से बनी हुई, उस प्लेलिस्ट का नाम है साथियों एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की जानकारी आपको बिल्कुल सटीकता के साथ और बिल्कुल निःशुल्क आपको दोस्तों पूरा कोर्स राजस्थान जीके का कराया जाएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 आज के पार्ट का नाम है साथियों जल संसाधन संरक्षण व आजीविका के प्रमुख संसाधन। तो चलिए साथियों, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी दोस्तों व्याख्या को करते हैं। व्याख्या में संपूर्ण डिटेल्स को जानते हैं साथियों, क्या है इसकी संपूर्ण व्याख्या के बारे में जानते हैं। उसके बाद दोस्तों कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र साथियों 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको दोस्तों इसके नोट्स बना ले, बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं इसी तरह आपको बिल्कुल नोट्स बना लेने। यदि आपको लगता है हम इसकी थ्योरी नहीं कराएं तो डायरेक्ट दोस्तों हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिया करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको थ्योरी अच्छी नहीं लगती तो दोस्तों हम थ्योरी को हटा देंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही कराएंगे। तो चलिए साथियों, आज के 2 चैप्टर हैं इसमें दोस्तों, इसलिए बहुत बड़ा हो जाएगा साथियों चैप्टर। जल्दी जल्दी करते साथियों इसको कंप्लीट। राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूरब में बहने वाली बनास नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में अंततः गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहा जाता है। नंबर 2, अफवाह तंत्र की बात करते हैं। अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहने वाली माही, लूनी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट इसमें ये पूछ लेगा बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, या साथियों अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र साथियों 3 भागों में विभाजित किया गया। अब नंबर 3 की बात करते हैं, आंतरिक अफवाह तंत्र। तो नंबर 3 की बात करते हैं साथियों, आंतरिक अफवाह तंत्र। तो आंतरिक अफवाह तंत्र में जानते हैं, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र के अंदर साथियों घग्गा नदी, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेढ़ा आदि राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। अब राजस्थान की प्रमुख नदियों की चर्चा करते साथियों, राजस्थान में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, जिनमें से दोस्तों आपके बहुत सारे कंपटीशन की एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले चर्चा करते साथियों चंबल नदी की। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां बनास, पार्वती, काली सिंध, बेडच, कोठारी आदि हैं। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बनास, पार्वती, काली सिंध, बेडच, कोठारी इसकी सहायक नदियां हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे साथियों स्थित है। तो इसमें तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदी कौन सी है
और यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी है, राजस्थान का औद्योगिक नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं आगे। आगे है बनास नदी। वो बनास नदी की चर्चा करते हैं साथियों। इसका उद्गम स्थल राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से होता है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में प्रवाहित होकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल में मिल जाती है। तो सवाई माधोपुर के निकट रामेश्वरम में कहाँ पर मिल जाती है? चंबल में। यह एक मौसमी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। टोंक, सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां साथियों मैनाल, कोठारी, बेडज, खारी आदि। लूनी नदी की बात करते हैं। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले में बहने के बाद यह कच्छ की खाड़ी में मिलती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है एवं उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी की सहायक नदियां हैं साथियों जोदरी, बाड़ी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुइया। तो इसी प्रकार दोस्तों आपसे कोचिंगों में भी दोस्तों इसी प्रकार से लिखाया जाता है नोट्स के रूप में। आगे बात करते हैं माही नदी की। अब साथियों माही नदी की बात करते हैं। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत पर इस नदी का उद्गम स्थल होता है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। माही की सहायक नदियां हैं सोम और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। बाणगंगा की बात करते साथियों, यह नदी जयपुर के बैराट पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करती है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो बाणगंगा नदी को साथियों अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों नदी घाटी परियोजनाओं की। राजस्थान के अंदर कितनी नदी घाटी परियोजनाएं हैं? यहाँ पर साथियों अब बात करते हैं राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं की। तो नदी घाटी परियोजनाओं में साथियों भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो नदी घाटी परियोजनाओं को साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का साथियों मंदिर कहा था। अब सबसे पहली नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं चंबल नदी परियोजना। तो चंबल नदी परियोजना यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध तथा कोटा जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज बांध स्थित हैं। इस परियोजना के दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। माही बजाज परियोजना की बात करते साथियों, यह परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर है। राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना से राज्य को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। अब नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं साथियों बीसलपुर बांध परियोजना। तो बीसलपुर बांध परियोजना की बात करते हैं। यह परियोजना टोंक जिले के टोड़ा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर स्थित है। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक आदि क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान की साथियों ये संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर एवं जालौर जिले में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो दोस्तों ये वनपाल के पेपर में पूछा गया, सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के किस जिले को सिंचाई की जाती है? तो साथियों यहाँ पर यह बाड़मेर एवं जालौर जिले में सिंचाई व पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अन्य परियोजना की बात करते हैं साथियों, पाली जिले में जवाई नदी पर साथियों जवाई परियोजना है। उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है। डूंगरपुर में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है। प्रतापगढ़ में साथियों जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख झीलों एवं जल संचय के बारे में साथियों बात करते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद दोस्तों जल संरक्षण के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे।
राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, खड़ीन आदि पाए जाते। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए थे जो वर्तमान में वो भी उपलब्ध है। उदयपुर के उदयपुर के राणाओं ने फतेह सागर झील, गोवर्धन सागर झील, रंग सागर झील आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरों की सहायता से उन्हें आपस में जोड़ दिया गया, जिससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता था। उदयपुर को साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 ईस्वी तक 1691 उदयपुर जयसंबंध झील का निर्माण कराया, जो कि गोमती नदी पर बनी हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मानव निर्मित। अजमेर में स्थित पुष्कर झील या सरोवर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर झील भी दोस्तों अजमेर में ही स्थित है। राजसमंद जिले में राजसमंद झील स्थित है, जो नौ चौकी भी कहा जाता है, जिसको साथियों नौ चौकी भी कहा जाता है। सिरोही के माउंट आबू साथियों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील। अन्य झीलों में जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं अमृत सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में छलीसैर आदि प्रमुख झीलें हैं। अब बात करते हैं जल संरक्षण की विधियों के बारे में। तो साथियों इसके चैप्टर की व्याख्या थोड़ी बड़ी है, आपको पूरी क्लास देखनी है, तभी दोस्तों आपकी समझ में आएगा। आपको इसके नोट्स बना लेने हैं, चाहे कितनी भी गहराई से साथियों क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, आप उसका जवाब दे देंगे। तो ये बिल्कुल आपको गहराई से पढ़ाया जा रहा है। राज्य में खारे पानी की झीलों की बात करते हैं साथियों, जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पंचभद्रा झील और बीकानेर में लूनकरनसल झील, जैसलमेर में पोखरण झील, जोधपुर में फलौदी आदि प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। अब जल संरक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं। रूफटॉप जल संरक्षण तकनीक, इस तकनीक से घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक, इस तकनीक में व्यर्थ बहने वाले वर्षा जल को भूमिगत किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट वर्षा जल संग्रहण विधि के बारे में। भूगर्भिक झील, तो यहाँ पर नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट वर्षा जल संग्रहण विधि है भूगर्भ, भूमि के अंदर जल का संचयन करना। अफवाह नदी जल का बहना। टाँका साथियों पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई एक कुएंनुमा संरचना होती है, जो कि दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया। खड़ीन, ये भी साथियों फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया। खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना है। जोहड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना है। तो साथियों ये आपकी रीट की एग्जाम में पूछा गया, जो अभी रीट की एग्जाम हुई थी पात्रता की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। जल संरक्षण सुरक्षित रखना या रख रखाव। और नेक्स्ट बात करते साथियों राजस्थान की कृषि बारे में। तो इसमें अब राजस्थान की कृषि के बारे में साथियों चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है एवं अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर रहती है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यह पूरे साल 3 प्रकार की फसल बोई जाती है। रबी की फसल, इसकी बुआई सर्दी की शुरुआत में तथा कटाई गर्मी प्रारंभ होने पर की जाती है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि इसकी प्रमुख फसल है रबी की। खरीफ की बात करते हैं, इनकी बुआई वर्षा ऋतु की शुरुआत में तथा कटाई शीत ऋतु से प्रारंभ होने से पहले की जाती है। ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल आदि इसकी प्रमुख फसल हैं। तो खरीफ की फसल हैं साथियों ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि खरीफ की फसल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों जायद की फसल। तो यहाँ पर नेक्स्ट फसल का नाम है जायद की फसल। यह मार्च अप्रैल से मई, जून, जुलाई तक बोई जाती है। इसमें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। तो दोस्तों जायद की फसलें हैं खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि। और राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण साथियों प्राकृतिक, आर्थिक व संगठनात्मक प्रकोप है। तो यह दोस्तों राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक, आर्थिक व संगठनात्मक दोस्तों आपदा है।
प्राकृतिक कारण की बात करें तो साथियों बार बार सूखा पड़ना, अकाल, मृदा अपरदन, रेतीली ऊसर भूमि व बंजर भूमि इसके प्रमुख कारण। आर्थिक कारणों की बात करते हैं साथियों, किसानों की निर्धनता, उपज का कम होना, मूल्य, सिंचाई के साधनों की कमी महत्वपूर्ण आर्थिक कारण। और संगठनात्मक कारणों की चर्चा करते हैं साथियों, इसमें पुरानी तकनीक से खाद बीज की कमी, किसानों की नीतिगत कमजोरियां, भूस्वामित्व समस्या आदि संगठनात्मक कारणों में राजस्थान में कृषि पिछड़ी हुई है। तो इन्हीं कारणों से साथियों राजस्थान में कृषि पिछड़ी हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इसमें राजस्थान में खनन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में खनन की बात करते हैं। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। खनिजों की उपलब्धता के कारण इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर आदि के उत्पादन में राज्य को प्रथम स्थान मिला है। सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर आदि के उत्पादन में राज्य को एकाधिकार प्राप्त है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राज्य में अवैध बजरी का खनन पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रही है तथा अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं, जिसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। आजीविका, रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य अतिवृष्टि, अधिक वर्षा। ये दोस्तों आपके वनपाल के पेपर में पूछा गया। अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। निर्यात, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना। तो दूसरे देशों को साथियों माल को बेचना निर्यात कहलाता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं साथियों, इसमें राजस्थान के पालतू पशु। तो राजस्थान के पालतू पशु के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसकी व्याख्या ही साथियों बहुत बड़ी हो गई है। राज्य में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊँट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊँट, बकरियां व भेड़ पाले जाते हैं। राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊँट व गधों के साथ भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है तथा मुर्गी पालन, जिसको साथियों पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है, के व्यवसाय में साथियों वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या हमने पढ़ ली है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या हो गई है। अब साथियों इस बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में, जो पिछली भर्तियों में साथियों पूछे गए उन क्वेश्चनों की अब चर्चा करते हैं। तो साथियों इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए इसके क्वेश्चनों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि साथियों ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है, हम मोबाइल से ही ये वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए साथियों वीडियो अपलोड करने में हमको दिक्कत आती है। इसलिए अगले पार्ट में इसके सभी क्वेश्चन आंसरों को हम करा देंगे जो पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं। और यदि दोस्तों आपको लगता है कि हम इसकी थ्योरी न कराएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि थ्योरी को कराएं या नहीं कराएं। वैसे तो दोस्तों आपके थ्योरी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के दोस्तों इतने खतरनाक कंपटीशन हो गया, क्योंकि दोस्तों आपके बिल्कुल डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि दोस्तों आपके थ्योरी में से ही आते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।